उज्बेकिस्तान में एससीओ की बैठक का आयोजन किया जा रहा है। उज्बेकिस्तान के शहर समरकंद से 15 और 16 सितंबर को एससीओ की बैठक होगी। इस दौरान पीएम मोदी की शी जिनपिंग से मुलाकात हो सकती है। वहीं पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ भी पीएम मोदी से मुलाकात करने के लिए आतुर हैं। इसको लेकर हमारी सहयोगी अदिति नागर ने बताया कि एससीओ भारत के लिहाज से क्यों महत्वपूर्ण है, जरा देखिए। हम जंतर मंतर पर मौजूद हैं, लेकिन दिल्ली के नहीं, समरकंद उज्बेकिस्तान के। दरअसल जब हमें पता लगा कि यहाँ जंतर मंतर है, तो हम उस भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में कई ऐसी बातें हैं जो बहुत फेमिलियर नजर आई, जो बहुत कहानी किस्से या एनेक्डोट्स की बात करें तो वो काफी सिमिलर हैं। तो हम यहाँ पर भारत 24 की टीम आई है जंतर मंतर पर। ये म्यूजियम है, यहाँ पे काफी सारी चीजें हैं। इनफैक्ट ये भी बताया जा रहा है कि ताजमहल से संबंधित भी काफी सारी चीजें अंदर मौजूद हैं। लेकिन आज अभी फिलहाल हम बात करेंगे कि क्या वो ऐसी चीजें हैं जो उज्बेकिस्तान और भारत, देखिए आपको हमको सबको पता है कि उज्बेकिस्तान और भारत का अतीत और गाय बगाए जो वर्तमान में भी काफी सारी चीजें आ ही जाती है। लेकिन चाय एक कहानी है, किस्सा है। जैसे इंडिया में, भारत में चाय बहुत फेमस है। चाय कितनी ही गर्मी हो, हर व्यक्ति वहां पर चाय जरूर पी लेगा। वैसे ही उज्बेकिस्तान में चाय की बहुत मान्यता है, चाय को बहुत पसंद किया जाता है। हालांकि यहाँ पे बहुत वैरायटी की चाय मिलती है, लेकिन चाहे वो दूध वाली हो, चाहे ग्रीन टी हो, यहाँ पर लोग गर्मी हो या सर्दी हो चाय जरूर पीते हैं। चाय को उतना ही पसंद करते हैं जितना भारत में लोग पसंद करते हैं। दूसरी बड़ी बात है कि हम ऑयल की बात करें, यूरेनियम की बात करें, नेचुरल गैस की बात करें, उसके अलावा उज्बेकिस्तान को कहा जाता है व्हाइट गोल्ड के लिए भी बहुत ज्यादा माना जाता है। व्हाइट गोल्ड मतलब कि कॉटन। भारत में, राजस्थान में भी जब कॉटन, कपास की उत्पादकता होती है, वैसे ही यहाँ पर इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए कपास की उत्पादकता बहुत ज्यादा है। यहाँ तक कि ये बहुत बड़ा एक्सपोर्टर भी है कपास को लेकर। पर कपास एक ऐसा पूरे साल में समय आता है, लगभग 3 महीने का, जब चाहे कोई डॉक्टर हो, कोई इंजीनियर हो या कोई स्टूडेंट हो, सबको अपने काम छोड़कर 3 महीने के लिए कपास के काम में लगना होता है, क्योंकि वही इकोनॉमी को स्टेबल करता है। तो करीबन वो 3 महीने का समय होता है जब 10 लाख लोग एक साथ कॉटन फील्ड्स में काम करते हैं और उसकी उत्पादकता को लेकर और उसके एक्सपोर्ट को लेकर तमाम चीजें यहाँ पर की जाती हैं। उससे एक इम्पॉर्टेंट बात और है, जैसे कभी भारत में हम एग्जाम देने जाते हैं, घर से बाहर ट्रैवल करने जाते हैं, तो हमारा मुंह मीठा किया जाता है, कभी दही खिलाकर, और फिर उस बच्चे को या उस व्यक्ति को भेजा जाता है। ठीक उसी तरह उज्बेकिस्तान में बहुत तरह की ब्रेड है यहाँ पर, और ब्रेड को बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है और बहुत चाव से खाया जाता है। तो एक ब्रेड ऐसी भी है जिसको अलग अलग नाम से बुलाया जाता है, कभी कोई कुलचा कहता है, कोई बन कहता है। उसका एक टुकड़ा उस व्यक्ति को जो किसी शुभ काम करने के लिए जा रहा है, उसको जरूर खिला दिया जाता है, और ये माना जाता है, और बाकी का जो ब्रेड का पीस है वो मिट्टी में दबा दिया जाता है। तो जब वो व्यक्ति वापस लौट के आता है तब उस ब्रेड को निकाला जाता है। यानी कहीं ना कहीं इस तरह की बात मानी जाती है कि अगर ये काम पूरा हो गया तो हमारी ये मन्नत पूरी हो जाएगी। यानी एक पीस खिला दिया जाता है, बाकी मिट्टी में दबा दिया जाता है। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं। खास तौर पे एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट की अगर हम बात करें तो बिल्ली, इंडिया में जब भी कोई बिल्ली रास्ता काट जाती है तो भारतीय लोग वहम रखते हैं जाहिर तौर पे, और कुछ देर तक, जब तक कुछ समय 2 मिनट ना बीत जाए या कोई और चीज वहां से ना निकल जाए, तब तक वो रास्ता नहीं होता। और हमने बचपन से सुनते आए हैं बिल्ली रास्ता काट गई। ठीक उसी तरह उज्बेकिस्तान में काली बिल्ली को लेकर भी यही मान्यता है। अगर काली बिल्ली रास्ता काट जाती है तो चाहे कुछ भी हो जाए, वो रास्ता नहीं जाते, चाहे कितनी बड़ी मीटिंग हो या समय कम हो। जब तक कि कुछ समय ना बीत जाए या कोई और चीज सामने ना आ जाए, तब तक रास्ता नहीं काटा जाता। तो बहुत सारे और भी ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं। और अगर हम अपने भारत में भी ऐसी जगह जाएं, उत्तर प्रदेश है या आगरा है या तमाम ऐसी जगह जहां पर जब मुगल सल्तनत ने राज किया, जब बाबर आए, उन्होंने मुगल सल्तनत की स्थापना की, और वो चले जाने के बाद भी खान पान हुआ,
जैसे यहाँ पर राइस और मटन स्टेपल फूड है, बहुत फेमस है, ठीक उसी तरह कई ऐसे इलाके हैं भारत में भी जहां पर राइस मटन को खाया जाता है क्योंकि वो खान पान वहां छूट गया। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो ये प्राचीन, वैसे कहा जाए तो प्राचीन है क्योंकि 200 साल तक रशिया ने यहाँ राज भी किया है, तो रशिया की छाप बहुत नजर आती है। लेकिन वैसे 1951 में ये आजाद हुआ, रिपब्लिक ऑफ उज़्बेक इसको ऑफिशियली कहा जाता है, और अब ये अपनी जिंदगी अलग तरीके से जी रहा है। कैमरा पर्सन विकास के साथ अदिति नागर, समरकंद। समरकंद के एक म्यूजियम में, ऑब्जर्वेटरी में हम पहुंचे हैं। अंदर देखते हैं यहाँ क्या कुछ है और समझेंगे कि यहाँ क्या अलग है, क्या खास है। हम आपको रूबरू कराएंगे कुछ चीजों से। यहाँ पर हमारे साथ यहाँ पर जो एक्सपर्ट हैं उनसे भी बात करेंगे जो इसके बारे में हमें सब बताएंगी। क्या खास है, what is very famous here, what it is all about. Would you like to share something about this museum? Yes, we can tell about Ulugh-Beg's Observatory and about observatories in India, which was built in the 17th, 18th century by Baburids near persons like Sultan Muhammad Shah. He ordered to build the observatory in India, and this. You just mentioned about India that Babur's Sultan has made some observatories in Jaipur, in Banaras, in Delhi. So they built these observatories and they worked like Ulugh-Beg's observatory. We can say that they repeat the works of Ulugh-Beg in India in 17th, 18th century. So this observatory is very. तो ये देखिए, दरअसल जो उज़्बेकिस्तान है ये अपने एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स के लिए, कलाकारी के लिए, उस खूबसूरती के लिए जाना जाता है। यहाँ तक कि समरकंद को एशिया का सबसे खूबसूरत शहर भी कहा जाता है। लेकिन अगर आप ये तस्वीरें देखेंगे तो शायद आपके आंखों में जैसे हमारे चमक आ गई है। ये जयपुर में है, ये सवाई जयसिंह का जो टेन्योर था उसमें बनाया गया है, ये बनारस में है, और ये जो ऑब्जर्वेटरी है जो ये पूरा ये कंस्ट्रक्ट किया गया है, इनका मानना है कि जो बाबर के जो एंसेस्टर थे आगे, सुल्तान मुल्क मोहम्मद शाह, उन्होंने इसे इंडिया में बनाया है। और हम आगे तस्वीरें देखेंगे आप, और भी वी वुड लाइक टू नो सम मोर अबाउट दिस म्यूजियम, समथिंग मोर विच इज रिलेटेड टू इंडिया। Okay. Now we can show relation like a generation tree of Timurids, and we can say in between ये जो चीजें हैं, देखिए आपको इसके बारे में बताएं। दरअसल ये समरकंद में ही है, अभी मदरसा है, 3 बड़े मदरसे यहाँ पर किए गए, ये समरकंद में है। और ये भी मदरसा बताया जा रहा है जहाँ पे रीजनल टीचिंग्स होती थी। दरअसल जो तैमूर हैं जिनके बारे में ऐसा होता नहीं है कि अगर हम उज़्बेकिस्तान की बात करें तो उनका जिक्र ना आए, और पुराना वो इतिहास जो शायद हमको बहुत ज़्यादा रास नहीं आता उसके बारे में बात ना करें। लेकिन उनके जो पोते थे उन्होंने, उनके नाम से ये उज़्बेकिस्तान का भी नाम रखा गया है। उल्बेक उनका नाम था, उसके बाद ही उनका नाम उज़्बेकिस्तान रखा गया है। और ये जो सारी चीज़ें हैं, इसीलिए हम आपको इस म्यूज़ियम में लेकर आए हैं जहाँ पर इतना जो ये कंस्ट्रक्शन, इतना जो ये मॉन्यूमेंट्स है, ये आज भी इसको जिंदा रखा गया है। क्योंकि शायद उज़्बेकिस्तान के पास इतिहास में अगर कुछ खुश करने वाली चीज़ है तो यही सारी चीज़ें हैं जो आज भी जिंदा हैं और इतिहास के बारे में बात करती हैं। कैमरा पर्सन विकास के साथ अदिति नागर, समरकंद। तैमूर लंग, और ये नाम, आज हम उज़्बेकिस्तान में हैं इसलिए जाहिर तौर पर उस सदी पे हमें ये नाम उस पूरी सदी के पीछे लेके जाता है जब भारत वो पहुंचे, दिल्ली पर अटैक किया, और 3 महीने और खास तौर पे वो 15 दिन जब लगातार वो भारतीयों पर अटैक करते रहे और खून की नदियां कर दी। वो आज भी इतिहास उसको लेकर, तैमूर लंग उनको और उनके आने वाली पीढ़ियों को माफ नहीं करता। हमारे देश ने करोड़ों लोग उस समय खोए, और उस समय जब वो शासक, देखिए दरअसल तैमूर लंग जो हैं वो पूरे देश पे राज करना चाहते थे। वो दिल्ली पहुंचे, और जब कहा जाता है कि उनकी डेथ भी हुई, जब वो मरे तब वो चाइना तक पहुंचना चाहते थे और उसी समय उनकी डेथ हो गई। लेकिन उनका शासन करने का तरीका आक्रामक था, गलत था, और जिसकी वजह से भारत ने भी बहुत खून देखा। भारत ने वो समय आज भी याद करके रूह कांप उठता है। हम ये बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम जहां पर मौजूद हैं वो मिर्जो उल्बेक जो तैमूर लंग के पोते थे,
और जो उज्बेकिस्तान का नाम है वो भी उन्हीं के पोते के नाम पर रखा गया है। ये साइंटिस्ट थे, ये टीचर भी थे, इन्होंने कई मदरसे बनाए, रिलीजियस पढ़ाई भी कराई और कई पोएट्स भी रहे और उनको भी वहां पर पढ़ाया। लेकिन ये उज्बेकिस्तान आकर आपको ये बताना जरूरी था कि उज्बेकिस्तान का नाम मिर्जो उल्बेक, जो कि तैमूर लंग के पोते, जो शासक रहे यहाँ पर 40 साल, समरकंद पर शासन किया उन्होंने, और उन्हीं के नाम पर इस कंट्री का नाम रखा गया है। कैमरा पर्सन विकास के साथ अदिति नागर, समरकंद। उज्बेकिस्तान के समरकंद में एससीओ की 2 दिवसीय बैठक और पूरी दुनिया की नजर भारत पे। दरअसल ये बैठक 2 साल बाद होने जा रही है, क्योंकि 2019 में ये बैठक हुई जो सेमी फिजिकल और वर्चुअल थी। उसके बाद 2020 में जब ये बैठक हुई तब कोविड के प्रकोप पर पूरी दुनिया थी, पेंडेमिक में पूरी दुनिया परेशान थी, और जब पूरी दुनिया एकजुट थी तब एससीओ की बैठक हुई वर्चुअल। उसके बाद ये बैठक हुई 2021 में, जब तालिबान ने गलत तरीके से अफगानिस्तान पर कैप्चर किया, अफगानिस्तान में अपनी सरकार बनाई, तब भी पूरी दुनिया इसको लेकर एकजुट नजर आई। अब 2022 में जब एससीओ की बैठक होने जा रही है, तब पिछले लंबे समय से रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर की स्थिति है। वॉर चल रही है लंबे समय से और ऐसे में पूरी दुनिया एकजुट नहीं है। सब देशों के अपने अलग अलग टेक हैं। ऐसे में भारत ने अपना एक स्टैंड अपने सालों पुराने दोस्त के साथ रखा है। ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में आएंगे और पूरी दुनिया ये देखना चाहती है कि भारत जो अब एक अपना अलग स्टैंड रखता है, वो क्या चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे या पाकिस्तान के हेड से मुलाकात करेंगे। पूरी दुनिया की नजर है और ये भी है कि इस बार इस फोरम से भारत की ओर से क्या कुछ कहा जाता है। कैमरा पर्सन विकास के साथ अदिति नागर, समरकंद। शंघाई सहयोग संगठन, दरअसल 1996 में शंघाई 5 करके 5 कंट्रीज जो थी, जो सेंट्रल एशिया में ज्यादातर आती हैं, जो कि चाइना, रशिया, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ये तमाम जो कंट्रीज थी, इससे ये शंघाई 5 बना। लेकिन 5 साल बाद 2001 में ऑफिशियली ये एससीओ, शंघाई सहयोग संगठन बना। तब जो कि होस्ट अभी है उज्बेकिस्तान, वो शामिल हुआ। अब समझते हैं कि एससीओ के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। दरअसल एससीओ में मौजूद जितने भी जो सदस्य हैं, जितने भी देश हैं, उनका मेन मोटिव ये है कि हम एक दूसरे के प्रति जो म्यूचुअल ट्रस्ट है, जो कि अगर आज की तारीख में देखें तो जो ट्रस्ट की कमी देशों के बीच में हो रही है, उसे बढ़ावा दिया जाए। नेबर लाइंस जो हैं, जो सब तमाम जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, उनके बीच में सीमा विवाद है, उसे कम से कम खत्म किया जाए। ये पूरा संगठन यूरेशिया के नाम से कहा जाता है, क्योंकि ये यूरोप और एशिया दोनों को मिला के इसकी कंट्रीज हैं। दूसरी बड़ी बात है कि इस बैठक में ये कहा जाता है कि पॉलिटिकल ट्रेड, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, कल्चर, इन सब का बेहतर तरीके से एक्सचेंज हो, बेहतर तरीके से बातचीत हो, और फिर उससे बड़ी बात है कि डेमोक्रेटिक, फेयर एंड रैशनल न्यू इंटरनेशनल ऑर्डर, ये सब कुछ फॉलो किया जाए। तो बेसिकली सैन्य तरीके से, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें रेडिकलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये तमाम जो चीजें हैं, काउंटर टेररिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से मल्टीलैटरल बातचीत इसमें की जाती है। लेकिन भारत के लिए ये समझना जरूरी है कि भारत के लिए एससीओ की स्ट्रैटेजी क्या है। पहला, चाइना और पाकिस्तान को अगर अलग हटा दिया जाए तो भारत फोकस करना चाहता है सेंट्रल एशियाई कंट्रीज के ऊपर, क्योंकि सेंट्रल एशिया के साथ उनका पुराना संबंध भी है। तो उनकी एक पॉलिसी है, कनेक्ट सेंट्रल एशिया। दरअसल इस पॉलिसी के माध्यम से आप यूरोप के बाजारों में सस्ते तरीके से व्यापार भी कर सकते हैं, और चाइना और पाकिस्तान के अलावा जो कंट्रीज एससीओ में हैं, उनके साथ भारत के प्राचीन संबंध हैं, जिसे बेहतर किया जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बैठक में आने से रशिया और चाइना इस यूरेशिया की तमाम कंट्रीज के कैसे बैलेंस करके पूरी दुनिया पे राज कर रहा है, इसके बारे में भारत को पल पल के बारे में पता चलता है। कैमरा पर्सन विकास के साथ अदिति नागर, समरकंद। भारत दुनिया में एक ग्लोबल लीडर के तौर पे उभर रहा है।
और चाहे देश के अंदर की बात हो या देश के बाहर की पॉलिसी, भारत सबका साथ सबका विकास पर विश्वास करता है। और एससीओ समिट के अंदर भी ये ऑर्गेनाइजेशन तय करती है कि जो इस रीजन में जितनी कंट्रीज हैं, जो इस ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य हैं, वो एक साथ एक दूसरे को सपोर्ट करें और एक साथ एक सबका डेवलपमेंट हो। लेकिन भारत का ये स्टैंड क्लियर है कि कोई भी ऐसा सदस्य या कोई भी कंट्री अगर आंख दिखाती है, अगर घुसपैठ करती है, सीमा विवाद पर घुसने की कोशिश करती है, या फिर वॉर की पॉलिसी का उल्लंघन करती है, या फिर आतंकवाद को बढ़ावा देती है, भारत अब बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर आंख दिखाओगे तो आंख निकाल ली जाएगी। और पिछले कई एग्जाम्पल हुए ऐसे, चाहे फिर गलवान के बाद जब हाल ही में चाइना ने 8 सितंबर 12 सितंबर को जब ये बैठक हुई और उसके बाद डिसइंटीग्रेशन फॉलो किया, वो भी यही कि एससीओ की समिट के बीच में माहौल शांत रहे। हालांकि शी जिनपिंग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी बायलैटरल टॉक्स शुरू हो, लेकिन इस एससीओ समिट में इस तरह की बैठक नजर नहीं आ रही। वहीं अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करना चाहते हैं, लेकिन भारत का स्टैंड पाकिस्तान को लेकर क्लियर है। बालाकोट हमले के बाद से भारत अब बातचीत से दूर हो चुका है। जब तक कि आपके एक्शंस आतंकवाद को बढ़ावा देने से पीछे नहीं हटेंगे, तब तक भारत पाकिस्तान से किसी भी तरह की बातचीत नहीं करेगा। कैमरा पर्सन विकास के साथ अदिति नागर, समरकंद। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में अगर ज्योग्राफिकल भौगोलिक तरीके से देखा जाए तो ये देश की 40% आबादी की जो कंट्रीज हैं उसको होल्ड करती है, यानी कि ये उभरती हुई एक पावर होती जा रही है। अब अगर हम इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो भारत का हिस्सा हुआ 2017 में, हालांकि पहले भी वो सदस्य नहीं थे लेकिन इनवाइटी थे, 2017 में रशिया के सपोर्ट से कह लें वो इस एससीओ का सदस्य बने। पाकिस्तान भी उसी समय सदस्य बना। लेकिन रशिया और भारत की अगर हम बात करें तो रशिया और भारत सही मायने में दोस्त है। कहते हैं कि अ फ्रेंड इज अ नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। शायद ये कहावत सही है, क्योंकि चाहे 1971 की वॉर हो, जब ईरान, जब टर्की, जब यूएस, यूके, जॉर्डन, तमाम जो देश थे वो भारत के खिलाफ थे, भारत को चौतरफा पकड़ लिया था, घेर लिया था। उस समय रशिया ने मदद करी, उस समय रशिया खड़ा हुआ। और उसके बाद का इतिहास गवाह है कि जब यहाँ तक कि 370 जब हुआ, तब बार बार यूएस ने और पाकिस्तान ने यूएन के फोरम पे इशू उठाया और कहा कि ये 370 जो कश्मीर से हटाया गया है वो ठीक नहीं। तब रशिया ने कई बार कहा कि ये इंडिया का इंटरनल मसला है। तो ऐसे कई बार रशिया सच्चे दोस्त के रूप में आया, और ना सिर्फ एक सपोर्ट होता है। ये ट्रेड के मामले में हाल ही में 6 दिसंबर को 2021 में केवल 6 घंटे की मुलाकात हुई दोनों ही कंट्री के हेड्स के बीच में, प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन के बीच में। और वो 6 घंटे सुनने में भले ही कम लगते हैं, लेकिन उन 6 घंटों में बहुत बड़ा ट्रेड जो है दोनों के बीच में साइन हुआ। उसमें उत्तर प्रदेश में भी जो गन्स थी उनके बनने से लेकर तमाम कई मुद्दे पर हुए। दरअसल ये कहा जाता है कि भारत में शिप सेल नहीं कर सकती, या फिर भारत में किसी भी मिलिट्री की जो इक्विपमेंट है वो बिना रशिया के सपोर्ट, हार्डवेयर के बिना नहीं हो सकता। और अब भारत और रशिया 2050 तक $20 मिलियन के इस पूरे ट्रेड के रिलेशनशिप में पहुंचने वाले हैं। इन तमाम बातों से ये साफ होता है कि रशिया और भारत दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, आजादी से पहले से लेकर अब तक, और आगे आने वाले दिनों में और बेहतर दोस्त होंगे। और शायद अगर डिप्लोमेटिकली समझा जाए तो चाइना और यूएस के नजर से भारत और रशिया की ये जो करीबी है वो चाइना को और यूएस को बड़ा परेशान करती होगी। लेकिन इसी बीच इस एससीओ में सदस्य बनते हैं ईरान। इस बार की बैठक में ईरान फुल फ्लेजेड मेंबर होंगे। हालांकि बेलारूस ने भी कहा है कि वो अपने आप को अप्लाई किया है सदस्य बनने का, लेकिन वो इनवाइटी के तौर पे है, अप्लाई किया गया है। लेकिन ईरान के आने से, दरअसल ईरान के आने के बाद से एससीओ एक एंटी वेस्ट
करके एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह से नजर आ रहा है, और कहीं ना कहीं ये चिंता की बात पूरे वेस्ट के लिए होगी, यूएस के लिए होगी। और ईरान के साथ अब बढ़ते ट्रेड रिलेशन वो भी यूएस को चिंता जरूर देंगे। कैमरा पर्सन विकास के साथ अदिति नागर, समरकंद।